ये लोग पहले भी एक एक करके बढ़ते चले गए। मरियम नवाज जो है की बात तवज्जो से सुनी जाती है। तो इमरान खान साहब पे एस्टैब्लिशमेंट के दबाव है। पाकिस्तान को ज़ाहिर बड़ी समझदारी से चलना होगा। जो कुछ किया पाकिस्तान की खातिर किया। कल तक 100% था, आज मैं 1000% अपने लीडर के साथ था। जैसे इमरान साहब कहते हैं कि मैं कोई आम आदमी नहीं हूँ। हर दौर में इस तरह धमकियां मिलती रही और धमकियों पे अमल जामा भी पहनाया गया। पॉलिटिकल पार्टी से कोई किसी का मजारा नहीं होता। एक स्कैंडल ही निकला। कोई हुकूमत नैब नहीं है उसके पास। कोई कराची का पैकेज बना रहा है, कभी पूरी सिंध को कुछ दे रहा है। पंजाबी को अगर मुल्क दुश्मन है तो कोई मानने के लिए तैयार नहीं होता। बल्कि पूरे पाकिस्तान की एक बड़ी लीडर हो, नैब को उठा के खड़ा कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शहजादा उस्मान ताहिर, आप देख रहे हैं SM TV। नाजरीन, आपको हम अपने YouTube चैनल और Facebook पेजेस पर, ट्विटर पर वेलकम कहते हैं और दुआ करते हैं अल्लाह ताला आपको हमेशा सलामत रखे। इस वक्त पाकिस्तान की सूरत हाल आए दिन के साथ साथ तब्दील हो रही है। ये हुकूमत जो इस वक्त गवर्नमेंट के अंदर है, ये फरमाते थे कि जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी, जब ये अपोजिशन में थे, तो कहते थे कि महंगाई से अवाम की कमर टूट गई है। इमरान खान साहब की नाकामी जो है वो ये है कि उन्होंने महंगाई के को काबू नहीं पाया, पाकिस्तान का दिवालिया होने को है। लेकिन आज तकरीबन 2 महीने हो गए इस हुकूमत को आए हुए। अब लोग इनके ऊपर तनकीद करना शुरू कर दी है उन्होंने कि डॉलर जो है वो 205 रुपए तक पहुंच गया है और महंगाई मजीद आने वाले बजट में जो है टैक्सेस लगाने जा रहे हैं। लेकिन पसे पर्दा कुछ कहानी और है नाजरीन। ये इमरान खान साहब के वो एग्रीमेंट हैं जो IMF के साथ कर चुके हैं, जिसके ऊपर 2022 तक वो चेंज नहीं हो सकते। ये असल कसूरवार जो है वो अगर देखा जाए तो इमरान खान साहब खुद हैं। पाकिस्तान की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तजियाकार हैं कर्नल रिटायर राजा वसीम साहब, शाहिद इकबाल भट्टी साहब तजियाकार लाहौर से हमारे साथ हैं, नजीब भट्ट साहब कनाडा से चेयरमैन मुस्लिम लीग नून हमारे साथ मौजूद हैं। तो आइए नाज़रीन अपनी गुफ्तगू का आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। वेलकम टू शो सर। आपका शुक्रिया, आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। थैंक यू हैविंग अस ऑन द शो। थैंक यू सर। जी कर्नल साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं सर? जी बिल्कुल। जी कर्नल साहब, सबसे पहले तो आपसे प्रोग्राम का आगाज करते हैं। आप इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद हैं और आपके कोलीग जो पुराने आपके साथी हैं वो भी आपके साथ मौजूद हैं। मैं चाहूंगा कि सबसे पहले ये जरा फरमा दें कि इस वक्त जो पाकिस्तान में एक नया ट्रेंड चल पड़ा है कि इमरान खान के हिमायत में रिटायर जो फौजी जवान हैं, जो ब्रिगेडियर कर्नल जनरल हैं, वो आ चुके हैं और उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी दमंग सी की है। तो आप किस नजर से देख रहे हैं उसको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अभी थोड़ी देर पहले मैं ट्विटर पे देख रहा था कि पहले हाजिर सर्विस फौजी थे, अब रिटायर्ड फौजी हैं। थोड़े दिन के बाद बैंड बाजा वाले फौजी रह जाएंगे। ये PTI की पूरी असलियत है। ये हाजिर सर्विस फौजी रिटायर्ड जरूर है, लेकिन ये हाजिर सर्विस यूथी हैं। जी वही यूथी हैं जो नाम बदल बदल के हमें गालियां देते थे और हमारा ये काउंटर करने की कोशिश करते थे। आज तक ये कर नहीं सके। अभी इस वक्त उस्मान में इस्लामाबाद में हूँ। मेरे साथ इस वक्त यहाँ मेजर उमर बैठे हुए हैं, ब्रिगेडियर लोधी बैठे हुए हैं और अभी जहाँ से हम उठ के आए हैं वहाँ पे हम ढेर सारे अफसर्स थे। अब ये जो सिचुएशन है ये नाकाबिले बर्दाश्त है। हम एक्स सर्विसमैन लोग हैं। ये जो तंजीम इन्होंने बनाई हुई है ये PTI की एक जहरी तंजीम है। ये हमारी नुमाइंदगी नहीं करती और हमें ना इसके ऊपर हम बड़ा सीरियस कंसर्न है और हम इसको चैलेंज भी कर रहे हैं और इसको टेक ओवर भी कर रहे हैं। हमने एक्स सर्विसमैन हम भी हैं और भी हैं, बहुत सारे लोग हैं जो हमारे हमायती हैं। अगर हमें नून लीग का लेबल लगता है तो बखुदा उस्मान हम नून लीग के नहीं हैं। हम पाकिस्तान की बका के हैं, सालमियत के हैं, अवामी आईनी बालादस्ती के हैं। अब यही मिशन क्योंकि नून लीग का है तो हम पे नून लीग का लेबल लग जाता है। और आप लोगों को मैं बताऊं कि अगर नून लीग इससे एक कदम पीछे हटेगी, जैसे कि मैं उसे हटता हुआ देख रहा हूँ 2 दिन से, तो हम नून लीग के नहीं। नवाज शरीफ से एक प्यार का रिश्ता है, मोहब्बत का रिश्ता है, ये खत्म नहीं हो सकता। ये जाती प्यार है। लेकिन अगर नून लीग जिस तरफ जा रही है वो बहुत गलत है, बहुत रॉन्ग वे है। सर नून लीग किस तरफ जा रही है जो आप जिसको गलत कह रहे हैं सर, जरा उस पर थोड़ी सी रोशनी डाल दें।
देखें, परसों ना नून लीग की जो हमारी सोशल मीडिया टीम है, जिसकी रूह है, वहाँ मरियम बीबी हैं, उन्होंने ना एक दिन पहले एक ट्रेंड शुरू कराया और फिर परसों एक ट्रेंड शुरू कराया, जिसमें बाजवा साहब को ना मोहसिन जमहूरियत करार दिया गया, बाजवा साहब को जमहूरियत का चैंपियन कहा गया, और बाजवा साहब की तारीफ और तौसीफ जो उनसी है ना वो शुरू हुई। और मैं नहीं समझता हूँ कि एक वो आतिफ रऊफ नाम का बच्चा है, बचुंगड़ा सा है, कि वो अपने तौर पे कुछ कर सकता है अगर उसे मरियम बीबी ना कहें या इशारा ना करें। वो तो अपने तौर पे अपना नाम नहीं लिख सकता जब तक उसे इजाजत ना हो। तो इंतहाई वीक पर्सनैलिटी है। तो ये डेफिनेटली मरियम बीबी की सोच है। फिर मेरे अपने क्योंकि सोर्सेज है, मुझे पता है मरियम आजकल कहाँ कहाँ किन किन से मिल रही हैं। तो मैं बड़ी माजरत के साथ नून लीग अपने ट्रैक से हट गई है। अब ना ये वोट की इज्जत पे है, ना ये सिविलियन सुप्रीमेसी पे है, ना ये कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी पे है। आप जो देख रहे हैं जो कुछ हो रहा है पिछले दिनों में, जिस तरह ये जा रहे हैं, जिस तरह ये कंप्रोमाइज कर रहे हैं। आज मैं सारा दिन जेल में था, मेरे कुछ पर्सनल दोस्त भी हैं वहाँ पे, मेरे कुछ MNAs मेरे साथ थे, MPs मेरे साथ थे, कुछ जीते हुए कोई हारे हुए। उन्हें भी यही कंसर्न है कि हो क्या रहा है, पार्टी कर क्या रही है। जो पुराने लोग हैं उनको तेजी से काउंटर कर दिया गया है, और जो नए लोग हैं वो आते जा रहे हैं, वो आगे जा रहे हैं, और जो पुराने कुर्बानियां कर्नल साहब, इसमें अवाम का क्या कसूर है सर, ये जरा बता दें। अगर इकदार की जंग है तो इकदार के लिए वो एक दूसरे को जब गाली गलोच करते थे और एक दूसरे को बुरा कहते थे, आज उनके लिए मौसम हो गए हैं। इसमें कोई शक नहीं कि इकराम सबका होना चाहिए, इज्जत सबकी होनी चाहिए, लेकिन ये फिर तो इकदार की जंग हुई ना सर। ये मेरा ये बड़ा सीरियस कंसर्न है उस्मान। अगर आपको यही करना था आप ये 2017 में करते जी। ना मुल्क तक होते, ना हमारी इंक्वायरियां होती, ना हम पर्चे भुगतते, ना हमारे बच्चे बच्चियां जेलों थानों में जाते, जलील होते, और पाकिस्तान 5.8 पे था, आज 7+ में होता। बेशक कोरोना आया, बेशक जो भी हुए, इसाक मुइशत चला रहा होता, नवाज शरीफ वजीर आजम बना हुआ होता, आज पाकिस्तान का नक्शा ही कुछ और होता। आज हम फिर दोबारा तारीखियों में, लोड शेडिंग में, कई कई घंटे लोड शेडिंग हो रही है, महंगाई की आपने खुद इंट्रो में बताया कि एक लफ्ज था इमरान खान साहब का कि मैं IMF में जाऊंगा, खुदकुशी कर लूंगा। ये हम 3 साल से इस पे बात कर रहे हैं। इस एक लफ्ज ने पाकिस्तान को जो नुकसान पहुंचाया है, इस एक लफ्ज ने, और अभी तक ये मुसलसल नुकसान हो रहा है सॉरी मुसलसल नुकसान हो रहा है। ठीक हो गया। अगर मैं कर्नल साहब दोबारा आपकी तरफ आता हूँ, सबसे पहले तो बड़ी अहम बात आपने जो की है, जो रिटायर फौजी जो ऑफिसर है उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आई है उसको आपने रद्द किया है, और उसके बदले में आप भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, और आपने ये जो फरमाया कि हमारा उसके साथ कोई तल्लक नहीं है, ये सबसे बड़ी बात है। उसकी तरफ, महंगाई की तरफ आते हैं, और नून लीग जो अपने मौकफ से हट गई है उसके ऊपर भी आपके साथ बात करेंगे। शायद इकबाल भट्टी साहब से जरा मौकफ ले लें। भट्टी साहब, ये जरा फरमा दें कि जो मलक रियाज साहब आपके दोस्त हैं, क्योंकि आप भी प्रॉपर्टी का काम करते हैं, सहाफी भी हैं, तो सर वो उनका जो हीरे वाला चक्कर है, तो क्या लगता है आपको कि ये भी बात दब जाएगी दूसरी करप्शन की तरह, या इसका भी कुछ बनेगा, सामने आएगा? बहुत शुक्रिया उस्मान। एक तो मैं कर्नल साहब को सलाम पेश करता हूं, और भट्ट साहब कनाडा में हैं, तो मैं खुद मिसिसागा में रह चुका हूं, तो मैं उनको सलाम पेश करता हूं भट्ट साहब को। और उस्मान, आप देखिए, बड़ा सीरियस नोट है कि गोगी का नाम आपने ले लिया। वो गोगी कम और बिल्लो रानी ज्यादा बन गई हैं, तो खुदा के लिए मुझे आप प्रॉपर्टी टाइकॉन में शामिल ना करें। बीइंग ए प्रोफेशन, आई एम फाइनेंशियल एक्सपर्ट। डेफिनेटली प्रॉपर्टी के साथ मेरा ताल्लुक सभी का है। पाकिस्तान हमारा मुल्क है, इस मुल्क में हम प्रॉपर्टी में अगर इन्वॉल्व होते हैं, घर बनाते हैं या लोगों को फैसिलिटेट करते हैं एलीट ब्रांड के साथ, तो होता है। लेकिन तो ये एक बिजनेस भी है और ये सर्विस टू द ह्यूमैनिटी का काम भी है। जो बात आपने कही, देखें, मलिक रियाज साहब की 2 वीडियोस मार्केट में आई हैं, और दोनों दफा डिनाइल जो है वो मलिक रियाज साहब ने की है। आपको याद होगा, आज से 10-12 साल पहले मुबशर लुकमान साहब की एक इसी तरह की एक वीडियो वो लीक हो गई थी, और जब उसमें काशिफ अब्बासी की मिसेस भी बैठी हुई थी और वो एक इंजीनियर किस्म का टेलीविजन प्रोग्राम कर रहे थे, तो उस वक्त भी मलिक रियाज साहब ने डिनाइल दे दिया था। और मलिक रियाज साहब की कभी भी नून लीग
से नहीं बनी चौधरी निसार साहब की वजह से। आपको पता है कि उन्होंने वो केसेस कर रखे थे और हमेशा डार्लिंग मलिक रियाज साहब जरदारी साहब के रहे, और उसके बाद जरदारी साहब से भी 2 हाथ आगे वो खान साहब के साथ चले गए। और उनकी शाफसाना यही है कि अगर वो डिनाइल भी करते हैं तो जरदारी साहब डिनाइल नहीं देते कि मेरी बात नहीं, अगर उनकी जरदारी। दूसरी बात यह है कि मलिक रियाज साहब की बेटी के साथ बातचीत चल रही है, वो बाप और बेटी की ऑडियो बिल्कुल ठीक है। अब हम तो फोरेंसिक नहीं करवा सकते, ना ही गवर्नमेंट इस वक्त इस पोजीशन में है कि वो फोरेंसिक करवा के तो, लेकिन मलिक रियाज साहब को इन ऑडियोज को अगर आप लिंक करें कि 20 दफा एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से उनके नाम का वेवर उन्होंने मांगा और 20 दफा वेवर दिया इमरान खान साहब ने मलिक रियाज साहब, क्योंकि एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में उनका नाम था। यूके की वजह से, यूके से आए हुए 1.9 मिलियन जो पाउंड थे वो भी मलिक रियाज साहब को दिए गए। उनकी यानी पिशावर में बहरिया के ताले भी खोल दिए गए और 20 दफा उन्होंने एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से अपने नाम का वेवर लिया। ये सब कुछ जो कुछ भी हुआ है, ये ऑडियो सच है या झूठ है, ये तो फोरेंसिक ही बता सकता है। गवर्नमेंट इसको अदालतों में चैलेंज करके ले जा सकती है अगर गवर्नमेंट की हिम्मत है, लेकिन जो कुछ रिलीफ उनको मिला वो तो एक साफ साफ है। और घर घर की कहानी है, हर बंदे के जुबान पे वो नाम है कि मलिक रियाज साहब ने, चाहे वो कादर यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो फरा बेगम के नाम से वो डोनेशन हो, तो ये चीजें अब ढकी छुपी तो है नहीं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि देखें, खुदा के लिए जब चौधरी साहब जो एक्स चीफ जस्टिस थे, उन्होंने मलिक रियाज साहब को जो फाइन किया हुआ था और साकिब निसार साहब ने भी उनके ऊपर हाथ टाइट रखा, लेकिन मैं बात फिर कहूंगा कि कोई ना कोई तो पाकिस्तान में ऐसा इदारा होना चाहिए कि इतनी बड़ी चीजें लीक हो जाती हैं, उनकी इन्वेस्टिगेशन नहीं होती। अच्छा, ये अगर इल्जाम है, ऐसे इल्जाम तो नून लीग पे भी लगते रहे। गो कि अब नून लीग ने 2 माह में अपनी अच्छी परफॉर्मेंस शो नहीं की और वो जो शहबाज शरीफ साहब का जो ट्रैक है। मैं बटी साहब आपका मौकफ आ गया सर, जरा प्रोग्राम फिर लंबा हो जाएगा क्योंकि टाइम शॉर्ट है, सवालात और भी लेने हैं। बिल्कुल आपने जो मजीद की है मलिक रियाज साहब की तरफ से है, गवर्नमेंट की तरफ से या दूसरी पार्टी की तरफ से नहीं है, ये ज़हन में रखिएगा। इसमें कुछ ना कुछ सच है, इसमें कुछ ना कुछ सच है। चलें, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा क्या इसमें सच है और क्या झूठ है। नजीब भट्ट साहब, सर ये फरमा दें, आप तो आपकी हुकूमत जो है थी वो इमरान खान के दौर में तो ये चीहो पुकार करती रही है कि पाकिस्तान का दिवालिया होने को आ गया है, पाकिस्तान की हालत बिल्कुल जो है किनारे के ऊपर पहुंच चुकी है, पाकिस्तान तो तबाह होने वाला है, अल्लाह ना करे। तो इतनी महंगाई हो चुकी है। तो आज 2 महीने हो गए हैं सर, डॉलर जो है वो 205 रुपए का हो चुका है आपका। महंगाई में आपको कंट्रोल नहीं हो रहा जिस तरह होना चाहिए। बेशक इमरान खान साहब ने IMF के साथ मुआहदे किए हैं, लेकिन आपको क्या लगता है सर, आपके वज़रा ये भी कह रहे हैं हमारे पास तो खाने के लिए जहर भी नहीं है, तो क्या कहेंगे सर आप? जी शहजाद साहब, थैंक यू वेरी मच हैविंग मी ऑन योर शो। और आपके प्रोग्राम की वसातत से नहायत काबिल एहतराम भट्टी साहब और कर्नल साहब की खिदमत में बहुत बहुत सलाम। मेरी नज़र में आप तीनों भाई ही बड़ी दुनिया से बिलोंग करते हैं और मैं तो एक आम और अदना इंसान हूँ। तो मुझे बड़ी खुशी हुई थी जब मुझे पता चला था कि कर्नल साहब और भट्टी साहब हैं, तो मैंने सोचा कि चले आप लोग ज़्यादा इन्हीं को टाइम दें और मैं सुनूंगा कि क्या चल रहा है। और माशाल्लाह सहाफ़ी भी हैं तीनों भाई आप। देखिए, पहली बात यह है कि आप जो मुझे ऐसा थोड़ा सा मौका दें कि आप मुझे आज कंसीडर करें कि मैं एक आम इंसान हूँ। जी ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर मुस्लिम, देन वी आर पाकिस्तानी। उसके बाद हमारा किसी न किसी पार्टी से वाबस्तगी होती है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, कनाडा का मैं चेयरमैन हूँ। लेकिन चलें, अगर कुछ बातें करनी हैं जो कि आपका सवाल बड़ा अहम है, तो मुझे अपनी पोजीशन छोड़नी पड़ेगी। और मैं भी चाहूँगा कर्नल साहब से भी और भट्टी साहब से भी कि चलें आज ऐसा करते हैं कि एक आम पाकिस्तानी की हैसियत से थोड़ी सी गुफ्तगू करते हैं कि वो लोग क्या महसूस कर रहे हैं कि पहली हुकूमत आई उन्होंने क्या किया, उससे पहले ने क्या किया और उसने पहली ने क्या किया और अभी ये आने वाली हुकूमत है इसने क्या किया। देखें, मैं कुछ ऐसी बातें अर्ज करने की कोशिश करता हूँ कि कोशिश करूंगा कि इनके साथ लिंक कीजिए। जो पाकिस्तान में जो इस वक्त हालात है ना जी, वो जो सियासी हालात हैं वो इस्लाह तलब है। जब तक सियासी जो हालात हैं उनकी करेक्शन नहीं की जाएगी,
मैं समझता हूँ कि मुल्क की जो आप माशियात ले लें, उसकी मादनियात ले लें, उसकी तालीम ले लें, उसकी सेहत ले लें, कोई महकमा भी ले ले, वो ठीक नहीं होगा जी। पूरी दुनिया में ऐसा चलता है, उसे कहते हैं रेफरेंस रिलेशन और कनेक्शन। सारे काम इसमें थोड़े बहुत होते हैं, स्टाफ का बंदा उसको भी आगे कर देते हैं। लेकिन पाकिस्तान इस सिलसिले में सफ़ा अव्वल है कि इसमें यहाँ पे आम आदमी के काम नहीं होते, सिर्फ जिसका रेफरेंस है, जिसके रिलेशन है, जिसके कनेक्शन है, यानी कि नींद उसकी, सुकून उसका, चैन उसका, जिसके कांधे पे उसकी जुल्फें दराज हो गई, उसी के काम हो। ठीक है, क्या बात है। अभी देखें कर्नल साहब भी आ गए हैं। प्लीज मेरी भाइयों से गुजारिश है कि जरा मेरी बात समझने की कोशिश करें, चूंकि मैं एक बेइल्म आदमी हूं, मैं अपनी बात समझाने में मुझे थोड़ा मसला लगता है। देखें जी, हुआ यह है कि इमरान खान पाकिस्तान का वो खतरनाक तरीन आदमी है जिसने इस बात को, जब मैं बयान कर लगाऊं ना, इसमें इसने आग लगा दी है कि जो आम आदमी की वाबस्तगी है ना, उसकी वाबस्तगी या तो अपनी पार्टी से है जी, और अपनी पार्टी के हवाले से अपनी लीडरशिप से है। कोई बंदा माने या ना माने, कर्नल साहब से खासकर इनकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ और बड़ी साहब की खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ, आपकी खिदमत में भी, आप तीनों भाई मतलब बहुत समझदार हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इसको मेरी बात समझने की कोशिश करें। शहजाद साहब के पाकिस्तान के जो अवाम है, इंक्लूडिंग एवरी पार्टी जी, जो कि पहले मैंने अपनी पोजीशन छोड़ी, आज मैं आम आदमी के सीट से बात करूं, ठीक है, हमारी जो वाबस्तगी है वो सबसे पहले इवन हमारे दीन से भी नहीं है, क्योंकि दीन से हो तो हम गलत काम ना करें। मेरी राय में गलत हो सकता हूँ, हमारी अव्वलीन जो वाबस्तगी है वो हमारी पार्टी के साथ है और उस हवाले से अपनी लीडरशिप के हवाले से है। पाकिस्तान के साथ हमारी जो वाबस्तगी है वो तीसरे नंबर पे है। मैं कहता हूँ अगर हम सब की इंक्लूडिंग माई सेल्फ, अगर हमारी वाबस्तगी पाकिस्तान के साथ हो तो हमारे बैंकों में जो पैसे पड़े हुए हैं, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हमें गारंटी करे कि जी बट 10 लाख रुपया दो यार, हम तुम्हें गारंटी करते हैं 5% इंटरेस्ट या प्रॉफिट या जो भी है, या 2% या 5%। तो जितने लोगों के पास भी पैसे हैं वो कम से कम उसका 50%, 40%, 30% वो हुकूमत को दे दे जी। जब वो हुकूमत को दे दे तो उसके बाद तो हमें लोन लेने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी यार, क्योंकि हमारी वाबस्तगी पाकिस्तान के साथ है ही नहीं है। जिस तरह आप यंग हैं उस्मान साहब, आपने नहीं देखा, मैंने ढाका डूबते देखा है, वो किताब भी है कर्नल सिद्दीक साले की, उसका नाम भी है कि मैंने ढाका डूबते, मैंने तो देखा ढाका डूबते। हम लोग, मेरे मुंह में खाक, पाकिस्तान को डूबते हुए देख रहे हैं लेकिन इसकी हेल्प नहीं कर रहे। हमें चाहिए कि हमारे जो अपने एसेट्स हैं, गवर्नमेंट को कोई ऐसा प्लान, देखिए अभी मैंने उधर अपनी सर ये आप अपनी बात कर रहे हैं तो अवाम हर तरीके कार से अवाम भी पिसी जाए सर, अवाम भी, आप ही अपनी इनकम का जो 10% दें ताकि ये जो सियासतदान है ये अपनी जेबों में डाल लें। मतलब आज आके आप इनको नसीहत क्यों नहीं कर रहे सियासतदानों को जो 74 साल से, पहले तो आप उनको क्यों नहीं कर रहे जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं 74 साल साहब। मैं अवाम से हूं, मैं भी अवाम हूं, मुझे आप अवाम ना कहें, मुझे आप कचरा कहें, आपकी मेहरबानी। मैं सीरियस बात से बात कर रहा हूं प्लीज। मैं इमरजेंसी मैं कुछ कहना भी चाह रहा था, हम अवाम नहीं है, हम तो भाई कचरा हैं, हमारी कौन सुनता है। हम वो कचरा है कि हमारे सामने हमारा मुल्क डूब रहा है जो कि हमारी माँ की तरह है, कोई बंदा उसकी कोई खिदमत तो सर इसका कसूरवार कौन है भाई? कसूरवार तो हम सर, यही तो मेरा सवाल था आपसे कि आप तो महंगाई को खत्म करने के लिए आए थे, तो महंगाई तो डबल हो गई है सर 2 महीने में। 3.5 साल आपका एक ही था कि इमरान खान ने मुल्क का दिवालिया कर दिया है सर, तो अब पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल एंड पर पहुंच चुका है। तो अब हुकूमत भी आपको मिल गई है 2 महीने हो गए सर। मेरी सुने, महंगाई खत्म तब होगी जब हम अपनी इस्लाह करेंगे। इस्लाह करने के लिए जरूरी है कि इमरान के ऊपर गद्दारी का मुकदमा डाल के इससे फौरी तौर पे जेल में डाला जाए। ये सबसे खतरनाक आदमी है पाकिस्तान के लिए। और अपनी गवर्नमेंट को क्या मशवरा देते हैं सर? पार्टी से अपनी गवर्नमेंट को क्या मशवरा देते हैं? मुस्लिम लीग नून को क्या मशवरा देते हैं? मुस्लिम लीग नून को तो मैंने अभी पिछले दिनों खत लिखा है, मैंने उन्हें जब हुकूमत आई है मैंने फौरी तौर पे उन्हें कहा है कि आटा, चीनी, दाल, गैस, बिजली की कीमतें फुल प्राइस पे करें। मैंने उन्हें कहा है, पार्टी को मैंने खत लिखा फुल प्राइस पे करें, और उन्हें मैंने कहा है कि ये करनी पड़ेगी। पहले दिन ही मैंने खत लिख दिया, अपने मियां साहब की टेबल पे ये खत होगा मुझे उम्मीद है। और फिर साथों ने कहा, साथ हल भी दिया, मैंने हल ये दिया कि जनाब हर बंदा जो ये चीजें ले उसको मेल इन रिबेट की एक्सेस दिया जाए
कि जिसकी भाई इनकम साहब आप कनाडा में बैठे हुए हैं, आपकी तनख्वाह भी जो है वो कैनेडियन डॉलर में अगर देखी जाए तो पाकिस्तानी 5 लाख रुपए बनती है। आपने अच्छा मशवरा दे दिया है। मैं तो यहाँ पे पेंशन पे हूँ, आपकी आवाम है 70% आवाम आपकी शरह गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी बसर कर रही है। आपने लेटर लिख के और उनको मजबूत कर दिया। आप उनकी सलाह करें, उनको कहें कि मैंने बताया उन्हें कि हमें ये काम करना पड़ेगा और उसके बाद हमें जो देखे ना, अगर आप पाकिस्तान से पेट्रोल खरीदें 4 लीटर स्कूटर में डलाएं, ये 4 हफ्ते पहले की बात है, तो गवर्नमेंट आपको समझे कि 125 रुपए हाथ से दे रही थी। गाड़ी वाला 50 लीटर डलवाता था तो उसके हिसाब से चले सर, आपकी बड़ी मेहरबानी है, आपकी बड़ी मेहरबानी है कि आपकी हुकूमत की आपकी बड़ी मेहरबानी है, आपने 2000 रुपया वजीफा लगा दिया लोगों का। फिर तो हम ये तनकीद करते थे इमरान खान के ऊपर कि उसने लंगरखाने खोल दिए हैं, अवाम को वो मंगता बना रहा है। तो आप 2000 का वजीफा लगा के तो आप समझते हैं कि 60 रुपए पर लीटर पेट्रोल जो है वो महंगा हो जाए तो वो कवर हो जाएगा सर? महंगाई का काबू तो इस्लाह तलब है हर चीज। चले अल्लाह पाक खैर फरमाए, अल्लाह ताला की इजाजत सलाह करे जी, सब की करे। भट्ट साहब आपकी तरफ आते हैं, कर्नल साहब से जरा सवाल ले लें। कर्नल साहब जरा आपके साथ 2-3 सवाल जरा मुश्किल से ही हैं, क्योंकि वो आप ही उसका जवाब दे सकते हैं। ये आपके जो इमरान न्याजी साहब हैं, इन्होंने अभी हालिया एक बयान दिया था, उसके ऊपर आपके साथ प्रोग्राम नहीं हो सका, तो जरा मौकफ अपना दें कि वो ये फरमा रहे हैं कि इस वक्त स्टैब्लिशमेंट ने सही फैसले ना किए तो ये सबसे पहले फौज तबाह होगी, उसके बाद पाकिस्तान के 3 टुकड़े होंगे। तो सर ये क्या हिकमत अमली है इसमें, जो 3 टुकड़ों की बात की है और फौज को तबाह करने की वो बात कर रहे हैं? उस्मान, ये न्याजी साहब जो कुछ कहते फिर रहे हैं ना, 3 अप्रैल से लेके 10 अप्रैल का जो एपिसोड चला वो आपने देखा जी। 10 अप्रैल के बाद जब इन्हें निकाल दिया गवर्नमेंट से, इन्होंने कहा कि अगर मैं हुक्मरान हूँ तो ये पाकिस्तान आज़ाद मुल्क है, अगर मैं नहीं हूँ तो ये गुलाम मुल्क है। पाकिस्तान की गुलामी या आज़ादी का ताल्लुक इमरान न्याजी से है। अगर वो वजीर आज़म बन जाए सब ठीक है, वो नहीं है तो कुछ भी नहीं है। फिर इन्होंने आके कि मेरे कत्ल की साजिश हो रही है, फिर इन्होंने कहा जी मैं लॉन्ग मार्च करूंगा, मैं धरना दूंगा। लॉन्ग मार्च नहीं कर सके ये, और ये धरना भी नहीं दे सके क्योंकि इनके पीछे पब्लिक नहीं थी। पब्लिक ने 3.5 साल भुगता ही नहीं, पब्लिक इनके पास कोई नहीं है। और ये फेस सेविंग लेने के लिए वहां से चले गए। फिर उन्होंने कहा 6 दिन बाद में आऊंगा, उन्हें पता था मैं नहीं आ सकता। उन्होंने कहा जी 6 दिन बाद में बताऊंगा कि कब आना है। फिर इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा जी हमें तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, रिट कर दी। वहाँ इनके दोस्त बैठे हुए हैं, सच्ची जोन सी बात है जी। और उसके बाद इन्होंने एक बयान दिया कि वहाँ पे मेरे बंदों के पास भी पिस्तौलें थी और वो फायर होना था, बड़े बंदे मर जाने थे। एक बयान इन्होंने वजीर आला KPK से दिलवा दिया कि मैं अब पहले आया था खाली हाथ, अब मैं आऊंगा तो पूरी फोर्स लेके आऊंगा, ईंट से ईंट बुझा देंगे जी। और ये सारे बयान सुप्रीम कोर्ट को पैगाम दिया जा रहा था कि वो ना हो कि सुप्रीम कोर्ट को धरने की जगह मखसूस कर दे और हमें आना पड़े, और हम आ तो सकते नहीं है, पब्लिक तो हमारे पास है नहीं। अभी इमरान खान साहब की पूरी कोशिश है, उन्होंने गेट को बीच में डाला हुआ है, उन्होंने ये लंदन वाले जो से इसके इन लॉज हैं उनको बीच में डाला हुआ है और दुनिया में हर जगह से डाला हुआ है। जादू टूने भी हो रहे हैं कि किसी तरह ये पाकिस्तान से निकल जाए, और इसमें ये बड़ी हद तक कामयाब हो गया था। चंद दिन पहले तक की जो खबर थी, ये सोचा गया था कि यार इसको दफा करो, ये कुत्ता है, भौंकता है, इसको जाने दो। लेकिन दूसरों का ये फैसला है कि इसके जाने की जो प्राइस है वो मौजूदा हुकूमत पे नहीं कर सकती, क्योंकि हमने 2018 में जो पाकिस्तान इनको दिया था और 2022 में जो लिया है, इसमें जमीन आसमान का फर्क है जी। ये जो नुकसान हुआ है ये कौन पे करेगा? हमारी GDP कहाँ चली गई है, हमारा डॉलर कहाँ चला गया है? आज ये कहते हैं डॉलर 205 का हुआ है, कल 202 का था, परसों 196 का था। ये तो इनको नजर आता है, हमारे यूथी भाइयों को, इमरान खान साहब को, जो 100 से लेके 190 किया, 192 पे गवर्नमेंट ने टेक ओवर किया था, वो इन्हें नजर नहीं आता। पेट्रोल इन्होंने कहाँ पे लिया था और कहाँ जाके पहुंचाया है। फिर इन्होंने IMF से जो वायदे किए हैं, और IMF के पास ये उस वक्त गए हैं जब इनके पास कोई हल ही नहीं था। IMF ने कहा बैठ जाओ, ये बैठ गए, उन्होंने कहा खड़े हो जाओ, ये खड़े हो गए, लेट जाओ, लेट गए, उल्टे हो जाओ, ये उल्टे हो गए। ये एक वायदा उन्होंने किया IMF ने बिल्कुल ठोक बजा के, आपसे आपका स्टेट बैंक ले लिया, आपसे आपके सारे इख्तियारात ले लिए, बिजली की कीमत आप कम करना चाहे नहीं कर सकते,
पेट्रोल पे सब्सिडी आप दे रहे थे, वो उन्होंने नहीं देने दी। मैं कही आप नहीं दे सकते, कुछ भी आप अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। और स्टेट बैंक अब और तो और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पैसे स्टेट बैंक में जमा होते हैं। कोई टैक्स आता है, कोई जीएसटी जमा कराता है, कोई जहाँ जो कस्टम ड्यूटियां आती हैं, गवर्नमेंट की जितनी आमदन होती है वो स्टेट बैंक में जाती है। स्टेट बैंक से गवर्नमेंट लोन लेना चाहे तो कहते हैं नो, इजाजत नहीं है हमें आईएमएफ से, हमें आपको लोन देना। तो इस बुरे हालात में ये मजबूरी बन गई थी कि इनको यहाँ से हटाया जाता। अल्हम्दुलिल्लाह कि हटाया गया, आईनी तरीके से हटाया गया, कोई गैर आईनी तरीका नहीं इख्तियार किया गया। और अब इसके बाद आपका जो सवाल था कि इमरान साहब ये क्या कहते फिर हैं, अगर ये ना कहें तो क्या कहें। वो ये चाहते हैं कि कोई उनसे ये ना पूछे कि 3.5 साल में उन्होंने क्या किया। उन्होंने कौम को उस तरफ लगा दिया, कभी साजिश के बयाने पे, कभी अमेरिका के खिलाफ, कभी उसके खिलाफ, कभी उसके खिलाफ। और अब ये नई नई बातें कि ये मामला चलता रहे, ये बातें होती रहे डिस्कस, और 3.5 साल का सवाल ना पूछा जाए। और इसमें अफसोस से कहना पड़ता है कि वो बहुत कामयाब है। हम भी 4 आदमी बैठे यही बातें कर रहे हैं, 3.5 साल में उसने जो नुकसान पहुंचा दिया उसकी बात हम नहीं कर रहे। ठीक हो गया जी, उसकी बात नहीं। आपका कहने का मकसद ये है कर्नल साहब कि ये जो कुछ भी है ये इमरान खान का बोया हुआ है, जो आज इनके सामने भी आ चुका है मौजूदा हुकूमत के। जी बिल्कुल। चले तो आप इनके जो सियासी बात हो रही थी उसकी, मलिक रियाज की वीडियोस की, जो ऑडियो लीक आई है कि उन्होंने उसका डिनाइल किया है। तो बस एक बात याद करा दूं कि 1 महीना पहले मरियम नवाज साहबा की एक तस्वीर थी जो गलत करके उन्होंने इस्तेमाल की थी, शायद सबने देखी है, मेरी नजर से भी गुजरी है। तो मरियम नवाज ने एक केस रजिस्टर्ड किया था, हॉलैंड से कनाडा से आया हुआ एक रमजान नाम का आदमी पेशावर में रह के उसने इसको बनाया था डीप फेक में और उसको चलाया था। इन्वेस्टिगेशन करना आज के दिन में कोई मुश्किल नहीं है कि चला कहाँ से। वो जी फॉर बाजवा का एक ट्रेंड चला था, वो आधे घंटे में पता चल गया था कि शुरू किधर से हुआ था। और हमारा यार है लाहौर में साबिर महमूद हाशमी, उसको उठा के ले गए थे। तो मलिक रियाज साहब इसको चैलेंज करें और एक एप्लीकेशन दे FIA को कि हजूर ये मेरी ऑडियो नहीं है, जिसने चलाई उसके खिलाफ कार्रवाई करो। मैं मलिक रियाज को गारंटी करता हूँ कि 6 घंटे के अंदर मैं उस बंदे को पकड़ के सामने खड़ा कर दूंगा जहां से ये ऑडियो चली है। पकड़ा जाता है मैंने चलाई, आपने चलाई है, हमने शुरू नहीं किया। शुरू किसने की है मुझे पता है, और जिसने शुरू की है उसके पास कहाँ से आई है मुझे पता है। मलिक रियाज को कहें कि मर्द का बच्चा बने, कंप्लेन कर दे इस ऑडियो के खिलाफ। ये जुबानी बयान देने से कुछ भी नहीं होगा, ये झूठ बोल रहा है। ये इसने खुद दी है। इसने क्यों दी है? इसके घेरा तंग हो रहा गवर्नमेंट का। इमरान खान साहब के पीछे जो रिटायर्ड यूथी आपको नजर आ रहे हैं, इसके बाद मैंने आपको बताया बैंड बाजे वाले रह जाएंगे। इनके पास कोई, खान साहब के पास अब कोई सपोर्ट नहीं है। जब से गवर्नमेंट गई है और जो ये हरकतें करते फिर रहे हैं, इनके पीछे एक ही सपोर्ट थी, उसका नाम था मलिक रियाज। ये वो मलिक रियाज है जो फौजियों को भी ब्लैकमेल कर लेता है, जजों को भी ब्लैकमेल कर लेता है और न्याजी को भी ब्लैकमेल कर लेता है। सबकी ये हीरो वाली और जवाहरात वाली उसने ऑडियो वीडियो कैश वाली संभाल के रखी हुई है, सबको ब्लैक करता है। किसी की उसके पास गंदी वीडियोस है, इवन मतलब अफसोस से कहना पड़ता है जजेस की गंदी वीडियोस हैं, जज काले करतूतों के वीडियोस हैं, और वो जज उसके हुक्म के बगैर नहीं चल सकते। तो ये वो कर रहा था। अब आप ये देखें, ये गवर्नमेंट आई, इन्होंने एक इंतहाई घटिया तरीन आदमी पिछली गवर्नमेंट ने DG FIA लगाया हुआ था, मैं जाती तौर पे जानता हूँ उसको, अफसराउल्लाह को। इस गवर्नमेंट ने आके उसको हटा दिया और एक बिल्कुल अपराइट आदमी लगा दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अज खुद नोटिस ले लिया, गजब खुदा का। मतलब सुप्रीम कोर्ट का क्या ताल्लुक है कि हु विल बी द DG FIA, हु विल नॉट? सुप्रीम कोर्ट का क्या ताल्लुक है चेयरमैन? अब सुप्रीम कोर्ट कहती है हमने नजरें काट के बैठे हैं कि चेयरमैन नैब कौन लगेगा। तुम हमें लगते हो चेयरमैन नैब के? तुम वो देखो जो लाखों केस तुम्हारे पास पेंडिंग पड़े हुए हैं, अपने केसेस देखो। तुम्हें क्या लगे कि चेयरमैन नैब कौन है, KPT चेयरमैन कौन है, वापस चेयरमैन कौन है? हमने कभी सुप्रीम कोर्ट को कहा कि ये रजिस्ट्रार लगाओ तो ये ना लगाओ। जी सुप्रीम कोर्ट ने हमारी आंखों के सामने वो रजिस्ट्रार लगाए जिन्होंने व्हाट्सएप कॉलें कर करके GIT के हीरे इस्तेमाल किए, इकट्ठे किए। आपको याद है आज जो आपको पता है
वो जो सबसे बड़ा हीरा था वाजिद ज़िया, उसने क्या कहा सुप्रीम कोर्ट जाके, उसने कहा जी हमारे JIT की फाइंडिंग में नवाज शरीफ के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, और नवाज शरीफ को उस पनामा में जब कोई सबूत नहीं मिला, पनामा से कमेंट निकाल के बाहर फेंक दिया। सुप्रीम कोर्ट को शर्म आनी चाहिए जो कुछ ये लोग कर रहे हैं, ये इंतहाई शर्मनाक है। और जब उसके बाद गवर्नमेंट सीधी हुई है इनके साथ, तो आपने इनको भागते हुए देखा है? कहाँ गया वो सुओ मोटो? अब क्यों नहीं नाम लेते DGF का? बैठा है मेरा शहजादा, ये मेरा यार है जो आके बैठा है, और ये सब कुछ सीधा कर देगा। थोड़ा सा टाइम हमें चाहिए। अल्लाह करे जी सभी सीधे हों, फिर ये मुल्क सीधा होगा, क्योंकि नहीं रहेगी ये महंगाई ज्यादा दिन की मेहमान हमारे पास नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास बहुत सारी विंडोज खुल गई हैं। हमें कल कतर ने $3 अरब की LNG डेफर पेमेंट पे देने की ऑफर की है, और $2 अरब कैश की थी। $3 अरब हमें UAE की गवर्नमेंट दे रही है, $2 अरब हमें सऊदीया की गवर्नमेंट दे रही है, जिसकी वापसी की कोई डेट नहीं है। 28.2 अरब चाइना हमारे पास CPEC के रुके हुए मंसूबे करने के लिए दे रहे हैं। ये टोटल और बाकी जो चीजें कुछ 35 से 40 अरब डॉलर बनता है। पिछली गवर्नमेंट वो थी कि इन्होंने सऊदीया का $1 अरब देना था, और इन्होंने चाइना के एक बैंक से 14% इंटरेस्ट पे लेके दिया था। 1 अरब मैनेज नहीं कर सके थे। आज की गवर्नमेंट 35 अरब जेब में रख के बैठी हुई है, हाथ में है उसके, जिस वक्त जहां से चाहे वो ले सकती है, जिस वक्त चाहे वो लेके कारोबार मुमलिकत चला सकती है। लेकिन गवर्नमेंट नहीं ले रही, नहीं चला रही। गवर्नमेंट के रास्ते में रुकावटें हैं, इसके रास्ते में कांटे भी घेरे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही करना। साहब दोबारा आपकी तरफ आते हैं, लास्ट में एक सवाल लेंगे आपका। तो शायद इकबाल भट्टी साहब जरा बोर हो रहे हैं, उनको भी जरा मैं फ्रेश कर दूं। भट्टी साहब आपके ऊपर भी तनकीद की जाती है कि आपकी झुकाव जो है वो मुस्लिम लीग नून की तरफ ज्यादा है, क्योंकि आपके सुनने में आता है कि आपके कोई रिश्तेदार हैं वो भी मुस्लिम लीग नून के बड़े सरकर्दा लाहौर में हैं, कारकुन हैं। तो सर ये जरा फरमा दें कि ये नजीब भट्ट साहब की भी गुफ्तगू आपने सुनी महंगाई के ऊपर, कर्नल साहब ने भी बड़ा जबरदस्त मौक़िफ़ दिया, आने वाले दिनों में महंगाई का नामो निशान ही नहीं रहेगा, अल्लाह करे ऐसा हो। तो आपको क्या लगता है सर, जो आने वाला बजट है सर, तो उसमें तो हमें जो पता चल रहा है कि बजट में सुनने में ये आ रहा है कि वो तो बहुत ज्यादा टैक्सेस लगा रही हैं। तो अगर ऐसे होता है, एक महंगाई का और रेला आता है, तो फिर आपको नहीं लगता मुस्लिम लीग नून की मकबूलियत में जो पहले ही कमी आ चुकी है उसके बयानिए में, और मजीद इलेक्शन में जाके इनको फेस करना पड़ेगा सर? एक तो मैं ये क्लियर कर दूं कि देखिए, पाकिस्तान में रहते हुए पाकिस्तान में कोई ऐसा शख्स नहीं होगा जिसकी रिश्तेदारी नहीं होगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह नून लीग के साथ साथ मुस्लिम लीग काफ से भी मेरी रिश्तेदारियां बनती हैं, चाहे वो कामर अली आगा साहब की फैमिली हो, चाहे वो बडेरी बीबी की फैमिली हो, या PTI के लोग हों। तो रिश्तेदारियां तो पाकिस्तान में रहते हुए रिश्तेदारियां तो होती रहती हैं। मसला ये है कि ट्रुथ होना कोई और चीज है, पार्टी का रुकन होना और चीज है। हाँ, मैं बीइंग फाइनेंशियल एक्सपर्ट आपको बता दूं, बिल्कुल पाकिस्तानी अवाम को, चूंकि हमें गिरदाब से निकले हैं, और ये गिरदाब जिसमें हमें भंवर में, और इस मिथ का सलूशन सिर्फ और सिर्फ इस वक्त नून लीग के अलावा किसी के पास नहीं है। 2013 में भी जब नून लीग आई थी, इस किस्म के हालात ही तकरीबन उसको मिले थे, इससे ज्यादा बुरे नहीं थे और ना ही अच्छे थे। तो उसको 5 साल चाहिए थे। अब मसला ये है कि मैं कर्नल साहब से एग्री कर रहा हूं कि क्या ये वोट को इज्जत देने वाले फार्मूले से इस पाकिस्तान को चलाएंगे, या ये हुकूमत को इज्जत देने से के फार्मूले से चलाएंगे। अब ये शहबाज शरीफ चूंकि पहले पंजाब के वो चीफ मिनिस्टर रहे हैं, पंजाब को चलाना और उसकी नफ्सियात को समझना कोई और चीज है, पाकिस्तान की चारों इकाइयों के साथ आजाद कश्मीर को और GB को चलाना और इंटरनेशनली उसको लेके जाना कोई और चीज है। तो खान साहब भी 3.5 सालों में एक फेम रखते हुए और अपने आप को मोस्ट पॉपुलर रखते हुए कह रहे थे कि मैं बहुत कुछ करूंगा, लेकिन वो भी फेलियर हुए। तो मुझे शहबाज शरीफ में और खान साहब में कोई ज्यादा फर्क नजर नहीं आ रहा कि वो इनको बूट पॉलिशिंग कह रहे थे, ये खुद कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, बजट में सिर्फ और सिर्फ जो जिनकी इनकम 1 लाख प्लस में है उनके ऊपर वाकई तलवार चल रही है। बाकी ये है कि नीचे वाले तबके को अगर 1-2 करोड़ लोगों को वो पॉवर्टी लेवल से ऊपर 2000 देने के बाद नहीं ला सकते, तो वो ये जरूर नून लीग करेगी कि जो 1 लाख और 2 लाख कमाने वाला तबका है, मिडिल क्लास, उसको कम से कम गरीबों के बराबर जरूर ले आएगी। लेकिन इतने टैक्सेस नहीं लग रहे। मैं आपसे एग्री कर रहा हूँ
ये मैनेजमेंट का इम्तिहान है। और नून लीग का बजट आना जो कि एक फ्रेंडली बजट देने में कामयाब हो गई, तो खान साहब का पीटीआई पाकिस्तान से क्लीन स्वीप यानी वाइप आउट हो जाएगी। क्लीन स्वीप नहीं मैं कह रहा, सॉरी, वाइप। और अगर नून लीग ने ये बजट अच्छा ना दिया जो कि उसके तजुर्बात हैं, तो फिर नून लीग के जो आपने कहा कि वोटिंग जो कि 2 माह में तकरीबन 11% डिक्लाइनिंग पे चली गई है, डिक्लाइनिंग पे चली गई है उनकी वोटिंग स्लिपिंग। जो खान साहब के साथ 6 महीने पहले इमरान खान के साथ था, वो अब नून लीग के साथ है। तो इन्होंने अपने गले में घंटी बांधी है, अब उस घंटी को कैसे कटाएंगे और कैसे लेके जाएंगे, तो ये वक्त बताएगा। सबसे बड़े बेनिफिशियरी जरदारी साहब है और सबसे बड़ी लूजर नून लीग है। अल्लाह करे नून लीग को अकल आ जाए और शहबाज शरीफ साहब अपने रिश्तेदारों को जहाजों पे लेके जाने की बजाय और जहांगीर तरीन के जहाज इस्तेमाल करने के बजाय खान साहब की तरह ये काम छोड़ दें। और जो उन्होंने आज अनाउंस किया है कि बचत स्कीम में कि हम 40 लीटर पेट्रोल, भाई 40% तो आपने रेट बढ़ाए, अगर 40 लीटर पेट्रोल रिड्यूस कर दिया है तो उससे गरीब आवाम पे क्या फर्क पड़ेगा? शर्म आनी चाहिए। इन सबसे सारी पाकिस्तान की पक्ष खत्म होनी चाहिए, सबको बेसिक सैलरीज पे आना चाहिए, चाहे वो फौज का इदारा हो, चाहे वो जुडिशरी का इदारा हो, चाहे वो हमारे गवर्नमेंट के जितने 36 इदारे जिसपे गवर्नमेंट चल रही है, और चाहे वो कॉर्पोरेट सेक्टर के हो, सबको बेसिक सैलरी पे दें, सबकी गाड़ियां बंद करें और एक इमरजेंसी डिक्लेयर करके 2 साल में, जो भट्ट साहब ने कहा मैं उनसे एग्री करता हूं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि लोगों का पैसा मुल्क सवारा और कर्ज उतारो स्कीम में लाके अवाम का पैसा खा जाए। सबको कुर्बानी देनी पड़ेगी तो पाकिस्तान चलेगा। अपने बेटों को टर्की साथ ले जाने में और सऊदीया की उम्रें करवाने में मुल्क जो है वो तरक्की नहीं करते। मुस्लिम लीग को बड़ा सर, आपका दिल नहीं करता कि आपकी औलाद आपके साथ जाए उम्रा करने के लिए? आपका दिल नहीं करता? आप यूरोप में आते हैं मादरत के साथ, आप अगर यूरोप में आते हैं तो आपकी फैमिली यूरोप में साल में 3 दफा आती है सर, आपको क्या एतराज है सर? उस्मान, मैं पाकिस्तान के सबसे बड़े इदारे का लाहौर का चीफ रह चुका हूँ, फिर मैं अस्करी इदारे जो लाइव का था मैं उसका कंट्री हेड रह चुका हूँ, लेकिन हमारे कॉर्पोरेट मीटिंग्स में मैं कभी अपने बच्चों और बेगम को साथ लेके नहीं जा सकता था अपनी कंपनी के खातों में से। तो ये इनको बंद करना चाहिए, इनको मुल्क का ये जहाज बंद करने चाहिए। इनको शायद हकान अब्बासी की तरह प्राइवेट जहाजों में, वो भी तो नून लीग का आदमी था ना जो प्राइवेट जहाजों में जाता था। शहबाज शरीफ साहब कहते हैं यार मैं आपके पास पैसे मांगने नहीं आया, लेकिन क्या करूं मजबूर हूं, हालात बड़े खराब हैं। तो आप मुझे मेरी शक्ल देख के कहते होंगे कि ये मांगने आ गए। तो ये बातें तो शहबाज शरीफ साहब को कभी मेरी बात है दिवालिया कर दिया पाकिस्तान का इमरान खान साहब ने, तो फिर उन्होंने तो ऐसी बातें करनी है ना यार। इमरान खान साहब ने तो देखिए, इमरान खान साहब ने तो कल्ट पैदा करके इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया है, लेकिन मुझे शहबाज शरीफ साहब की पॉलिसियों से मैं एग्री नहीं कर रहा हूँ। मुझे शहबाज शरीफ साहब की पॉलिसीज नून लीग की पॉलिसीज नहीं लग रही, इसलिए ठीक हो गया सर। मैं लास्ट में एक और सवाल लेना है, सिर्फ 5-10 मिनट। नजीब भट्ट साहब ये जरा फरमा दें कि इमरान खान साहब कह रहे हैं सर, नहीं आपने जाना नहीं कि सर आप 5 मिनट बैठ जाए जरा। भट्ट साहब ये जरा फरमा दें, जरा कर्नल साहब से भी जरा पूछते हैं, आपसे भी जरा बता दें। इमरान खान साहब कह रहे हैं जी ऊंची ऊंची दीवारों और बंद कमरों के अंदर मेरे खिलाफ जो है वो साजिश की जा रही है मुझे मारने की। तो सर वो कौन सी ऊंची दीवारें हैं, वो कौन से बंद कमरे हैं और क्यों साजिश की जा रही है उनको कत्ल करने की? देखिए शहजाद साहब, जो पीटीआई है इमरान खान जी, इसके इख्तिताम का जो वक्त है ना वो करीब आ गया है जी। जब चिराग बुझने लगता है तो वो ज्यादा फड़फड़ाता है, तो ये ज्यादा फड़फड़ा रहा है जी। अब मसला ये है कि महंगाई जो है वो सर चढ़ के बोल रही है और अवाम की कुव्वत खरीद में मुसलसल कमी हो रही है जी, और अवाम जो है वो हमारी कारकर्दगी की राह तक रहे हैं। अगर हम किसी तरीके से आने वाला जो बजट है इसमें अवाम को रिलीफ दे पाएं तो मैं समझता हूं कि ये आपको लगता है ऐसा होगा, ऐसा मुमकिन है सर? नहीं, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। बस अच्छा। कोई हाँ जी बिल्कुल हो सकता है, थोड़ी सी शायद कानून साजी करनी पड़े। अब यह कि ये 10-15 मिनट के प्रोग्राम में यकीन कीजिए मैं नहीं बता सकता, हमारे पास ऐसे आप मुतमिन है सर अपने वजीर खजाना के ऊपर इस वक्त जो मौजूदा है? नहीं, उनके ऊपर भी बड़ी तनकीद हो रही है सर। नहीं, तनकीद तो कर देखें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने एक कड़े वक्त में, एक मुश्किल वक्त में मुल्क की बागडोर संभाली है और वो पाकिस्तान की मोहब्बत में संभाली है कि जब तो वो जिन्होंने संभाली है सर वो तो मुल्क में मौजूद ही नहीं है।
नहीं मौजूद है उनके नुमाइंदे, देखें शहबाज साहब हैं, पूरी काबीना है, और ये जो हुकूमत है सिर्फ नून की नहीं है, ये तो मुत्तहिदा अपोजिशन की हुकूमत है ना। लेकिन कंधे तो नून लीग के ऊपर ही सब कुछ डाला है ना इन लोगों ने। नहीं ठीक है, चूंकि वजीर आजम हमारी पार्टी का है, बाकी देखे वजीर खारजा कौन है, वजीर प्लानिंग हमारा है, फिर उसके बाद देखिए जो शिपमेंट के कौन है, खजाने के को हमारे हैं, तो दूसरे भी, ये सब मिलजुल के हम हुकूमत चला रहे हैं यार। ये सारे काम हमें मिलजुल, आवाम की कारकर्दगी जो है ना और हुकूमत की जो कारकर्दगी है उसके ऊपर आने वाले जो समझ लें कि 60 दिन है ना, वो उसके ऊपर बड़ी गेम है। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये बेहतर बजट देंगे और आवाम की उम्मीदों पे पूरे उतरेंगे। एक मुश्किल वक्त है, आवाम को भी जो मुत्तहिदा अपोजिशन की हुकूमत है इसके साथ तावन करना चाहिए। तावन करना, चलें जी, अवाम तो तावन कर रही है, लेकिन ये हुकूमत किस टाइम अवाम के साथ तावन करती है ये वक्त ही बताएगा। अब अल्लाह करे ऐसा हो। कर्नल साहब आप मुझे सुन पा रहे हैं? सर लास्ट में जरा एक सवाल दे दें प्लीज। जी जी उस्मान, बिल्कुल जी। कर्नल साहब मैं ये आपसे जरा पूछना चाह रहा हूँ, जैसे नजीब भट्ट साहब ने भी बड़ा शार्ट सा जवाब दिया है, इसके ऊपर जरा आप किस नजर से देख रहे हैं जो बजट आ रहा है हमारा? तो पहले भी आप थोड़ी सी बात कर चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा तफसील से बता दें। तो आपको लगता है कि सारा आप मुतमिन हैं इनकी पूरी जो इस वक्त टीम है, जो मुआशी टीम इस वक्त पाकिस्तान में बैठी हुई है? उस्मान, हमारी मुआशी टीम और मीशत हमारी बेस करती है इसहाक डार साहब पे। डार साहब इस वक्त हमारे पास नहीं है। ये मुश्किल फैसले लेने का वक्त है, और ऐसे ही मुश्किल फैसले जैसे डार साहब ने 98 में लिए थे। आपको अगर याद हो तो 98 में जब हमने पाकिस्तान ने एटॉमिक टेस्ट किया था, तो हमारे वजीर खजाना एक इंतहाई शानदार वजीर खजाना थे सरताज अजीज साहब। लेकिन न्यूक्लियर टेस्ट के फौरन बाद वो प्रेशर नहीं दे सके। उन्होंने मियाँ साहब को रिक्वेस्ट की कि मेरी उम्र ज्यादा है, मैं दबाव नहीं ले सकता, मैं इसको नहीं चला पाऊंगा, ये मेरे बस में नहीं है। हालांकि इंतहाई एक्सपीरियंस आदमी थे। उस वक्त डार साहब को आगे लाया गया, और डार साहब उस वक्त कंपेरेटिवली नए थे, इस हिसाब में इतना एक्सपीरियंस भी नहीं था। लेकिन डार साहब ने उस वक्त जिस हालात में मुल्क संभाला, मीशत को और चलाया, तो उसके बाद भी फिर वो 2013 की मखलूत हुकूमत में आए, 2008 में, फिर 2013 में आए। वो जब भी आए उन्होंने इस मीशत को उठाया। 3 दफा आए, तीनों दफा उन्होंने इसको बना के चला के दिखाया। इस वक्त हालात बहुत मुश्किल है पाकिस्तान के, भाई 2008 से भी मुश्किल है, और 99 से तो खैर कंपेयर हम नहीं कर सकते 98 से। लेकिन डार साहब का एक मेडिकल प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो नहीं आ पा रहे, और दूसरा कुछ और मसाइल है। अभी मिफ्ता इस्माइल कर रहे हैं, लेकिन ना मैं मतलब मिफ्ता पे मैं कोई अदम एतमाद नहीं कर रहा। लेकिन ये वो मुश्किल वक्त है जहाँ पे पाकिस्तानी कौम को डार की जरूरत है, जहाँ पे आके जो फैसले वो ले सकते हैं और जिस तरह से इम्प्लीमेंट वो कर सकते हैं। मैंने उन्हें ना काम करते हुए बहुत करीब से देखा है। इसहाक डार वो आदमी है जिसके पास 52 आईज हैं, मेरे और आपके पास 2 हैं, उसके पास 52 आंखें हैं, और वो आदमी ज़ाते खजाना नहीं चला सकता जिसके पास 52 आंखें ना हो। उसने शुमारियात भी देखनी है, स्टैटिस्टिक्स भी देखने हैं, उसने डिमांड भी देखनी है, उसने सप्लाई भी देखनी है, उसने इंपोर्ट देखनी है, उसने एक्सपोर्ट देखनी है, उसने डॉलर देखना है, उसने करेंसी देखनी है, उसने जीडीपी देखनी है, उसने स्टॉक देखना है, उसने डॉलर का रेट देखना है, उसने पता नहीं एट ए टाइम क्या 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 देखना है। और ये डार साहब में क्वालिटी अल्लाह की तरफ से है कि उनके पास 52 आंखें हैं, 52 तरफ देखना होता है। जो वजीर खजाना 52 तरफ देख सकता है वो कामयाब है। आप देखें, मैंने तजुर्बा किया, कभी अफीश शेख आ रहा है, कभी असद उमर आ रहा है, कभी फलाना, कभी ढमकाना, कभी कोई कभी कोई। तो डार साहब कुछ जादूगर नहीं है, कुछ जादू की छड़ी भी नहीं है, लेकिन ये खुदादा सलाहियत है। पाकिस्तान को उनके तजुर्बे से इसका फायदा उठाना चाहिए, वो आके इसको निकालेंगे इंशाल्लाह। चलिए जी, अल्लाह करे वो जाए। जी, गवर्नमेंट को फ्री हैंड मिलना चाहिए काम करने के लिए, जो इस वक्त नहीं है। गवर्नमेंट को फ्री हैंड नहीं दिया जा रहा, गवर्नमेंट को काम करने, गवर्नमेंट कॉन्फिडेंट नहीं है कि आया हम इसे कर पाएंगे, हम इसे कर लें और हमें चलने दिया जाएगा। और गवर्नमेंट मुंशी का किरदार अदा करने को तैयार नहीं है इस वक्त कि हम इसको इकॉनमी को ठीक करें, उसके बाद वो कहें कि जनाब वो एमक्यू वाले उधर जा रहे हैं तो बलूचिस्तान पार्टी उधर जा रही है। वो एक इशारे की मार है। और सदर मुमलकत के शहबाज शरीफ की एतमाद का वोट लो, वो भी कहाँ से देगा? तो जब तक ये गारंटी नहीं होती कि हम अगस्त 2023 से गवर्नमेंट चलाएंगे,
ये जैसे चल रहा है ऐसे ही चलेगा। और जिस दिन ये तो कर्नल साहब पहले तो नून लीग कहती थी हम इंतखाबात की तरफ फौरन जाएंगे, अब क्यों कह रही है नून लीग के अपना टाइम पूरा करेंगे सर? इसकी एक मजबूरी है, नून लीग की मजबूरी है। मैं उससे इत्तेफाक करता हूँ। नून लीग को मुश्किल फैसले लेने हैं जो उसने ले लिए। नून लीग को भी आगे और अभी पेट्रोल 210 पे या 235 पे भी जा सकता है। अच्छा, डॉलर उसने संभालना है। और इस वक्त हालात जो बने हुए हैं, इसमें अगर नून लीग गवर्नमेंट में जाती है तो अभी भट्टी साहब बता रहे थे कि जो हाल 6 महीने पहले पीटीआई का था नून लीग का है, तो नून लीग इतनी बड़ी सियासी कीमत नहीं दे सकती अगर उसके पास स्टेबिलिटी ना हो, उसके पास गारंटी ना हो कि हम अगस्त 23 तक चलेंगे। नून लीग ये चाहती है कि ये मुश्किल फैसले लेने, जिसने अभी भट्ट साहब कह रहे थे कि उन्होंने डे 1 पे खत लिखा, ये बड़ी ना शफाक बात है कि मैं गवर्नमेंट को कहूँ कि जी पूरा टैक्स लगा दो, एक पैसा सब्सिडी ना दो, मुल्क बचाओ। बात बिल्कुल ठीक है। बेशक ये व्यक्ति तौर पे गरीब आदमी के दिल पे तलवार चलेगी कि यार ये बंदा तो खुद इजी है, खा रहा है, पी रहा है, तो हमारे लिए ये सोच रख रहे हैं। लेकिन ये फैसले जरूरी हैं, ये फैसले इन्हें लेने ही पड़ेंगे। ये फैसले इन्हें हुकूमत चलाने के लिए नहीं, मुल्क चलाने के लिए, मुल्क बचाने के लिए लेने पड़ेंगे। जब ये फैसले लेंगे तो मसाइल आएंगे, और अगर ये फैसले लेने के बाद मसाइल आते हैं और ये गवर्नमेंट उन मसाइल को निकल जाती है, आपका डॉलर 160 155 पे आता है। चले कर्नल साहब, अल्लाह पाक की जात वो दिन लेकर आए कि ये गवर्नमेंट जो है वो आवाम को जो है वो इन क्लास से निकाले। जी, अगर हुकूमत को फ्री एंड मिलता है और ये मिलता है हुकूमत को कि हमें रुकावट नहीं आएगी, तो डॉलर भी आप 160 पे लीजिएगा, पेट्रोल भी आप सस्ता लेना, और हर चीज आपकी ठीक हो जाएगी। उसके बाद नून लीग इलेक्शन में जाएगी। इसमें 1 साल लगना है, 6 महीने तो बर्दाश्त करना पड़ेगा। जी, बेहतर बेहतर जी, अल्लाह करे जी। कर्नल साहब आपका बहुत शुक्रिया, कीमती वक्त दिया। नजीब भट्ट साहब आपका भी शुक्रिया। शाहिद इकबाल भट्टी साहब आपका भी शुक्रिया जी। आखिर में बात करना चाहता हूँ जी जी आज ना हम सारा इस पे काम कर रहे थे, एक्स सर्विसमैन पे जी। तो मेरे साथ ना इस वक्त ब्रिगेडियर लोधी हैं, मेजर उमर मेरे साथ मौजूद हैं। तो माशाल्लाह जी, वेलकम वेलकम सर। अगर आप सुन रहे हैं तो वेलकम आपको ओवरसीज पाकिस्तानियों की तरफ से। इससे पहले हम आज सारा दिन बहुत ज्यादा लोग यहाँ पे इकट्ठे थे, और हम इसके मुकाबले में देखिए, एक्स सर्विसमैन जो सोसाइटी है ना, ये नॉन पॉलिटिकल है। ये जो इस वक्त बनी है गलत है, हम इसे रिग्रेट करते हैं, इसे निगलेक्ट करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि उमर और ब्रिगेडियर साहब भी आपको ये बात बता दें। जी सर, प्लीज प्लीज। जी ब्रिगेडियर साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। ये आगे ब्रिगेडियर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। वेलकम। ओवरसीज पाकिस्तानियों की ये बड़ी खुशकिस्मती है कि आपसे बात हो रही है। बहुत शुक्रिया। तो सर, ये कर्नल साहब अभी गुफ्तगू कर रहे थे। सबसे पहला मेरा सवाल ही उनसे ये था कि जो रिटायर हमारे ऑफिसर हैं, जिन्होंने सारी जिंदगी अपनी हमारी हिफाजत के लिए गुजारी हैं, उनकी गुफ्तगू कोई समझ से बालत आ रहा है सर, तो उसके हवाले से आप क्या कहेंगे सर? बेसिकली ये तंजीम जो है ना, ये कोई एक जैसे रिटायर्ड लोगों की बन जाती है तंजीम। ये वो तंजीम थी वेलफेयर करने के लिए। किसी का काम होता है, कोई नायब है, कोई सिपाही है, कोई सूबेदार है, कोई ऐसा किसी बच्चे का काम हो गया, ये इसलिए एक तंजीम बनी थी कि एक दूसरे से राब्ता रहे, चलो काम शाम चलते रहे। ये जब इसकी मेंबरशिप बढ़ी तो इन लोगों ने इसको एज ए पॉलिटिकल टूल इस्तेमाल करना शुरू किया, विच इज रॉन्ग, जो गलत है। ये बहुत थोड़े से लोग हैं जी, ये जो कहते हैं 3 लाख और 30 लाख और 3 मिलियन लोग, नो नो नॉट एट ऑल। ये बड़ी मुश्किल से 150 आदमी मिलते हैं, बैठ जाते हैं ड्राइंग रूम में बैठ के। इनको वो पीटीआई ने थोड़ा पंप कर दिया है। वो अभी देखा नहीं, वो अली कुली खान जो बैठा हुआ था इमरान खान के साथ, ये उस चक्कर में आ गए ज्यादा। आई शुड नॉट बी सेइंग दे आर अंडर इन्फ्लुएंस देयर फैमिलीज। वो इमरान खान जो जलसे में बात करता है ना कि आपकी फैमिलियां तो आएंगी, आप आते हैं कि नहीं आते। मैंने इनको कहा था, मैंने कहा यार अब तो मतलब ये इससे बड़ी कोई बेगैरत चीज होगी कि वो तुम्हारी फैमिली तक की बात कर रहे हैं जलसे में खड़े और तुम अभी तक वो बात कर रहे हो। तो मैं एज ए टेंजेंट एक दूसरी बात करना चाहूंगा। जी सर, आप इसके रद्द अमल में क्या करने जा रहे हैं, ये जरा बता दें प्लीज।
देखिए रद्द अमल को करने को हम भी एक पैरल तंजीम बना दें, ठीक है ना, तो पैरल तंजीम बना के हम भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें कि जी ये वो आर्मी के नाम को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, जो कि इट इज नॉट गुड। अभी हम एक जगह बैठे हुए थे, वो जज साहब ने बात की कि अभी आर्मी वाली हालत ये है कि ना पाए मानदन ना जाए रफ्तन जी। इस वक्त वीक आर्मी जो इट इज नॉट गुड, जो कंट्री की इंटेग्रिटी है उसके लिए, अगर वो मुल्क हमारा 2 दिन में टूट जाएगा। हमारा अभी खड़े हैं तो अगर किसी इदारे पे थोड़ा सा कंसेंसस हम डेवलप कर सकते हैं वो आर्मी ही है। अगर आर्मी के बगैर ये मुल्क नहीं चल सकता, उसके बदले आप इंटेग्रिटी नहीं रख सकते, ऐसे ऐसे आपने हालात पैदा कर। और सर ये जो कर रहे हैं में क्यों नॉर्मली अगर महाभारत में आदमी बात करता है तो बात करते हैं पाकिस्तान के टुकड़े ना हो जाए। ये 3 टुकड़े का लफ्ज इसने कहीं से निकाला है। जी जी सर, ये जो दुनिया में चल रहा है सर उसकी क्या, सर माजरत के साथ ये फरमा दें तो उसकी क्या वजह है सर इन हालात के अंदर? जबकि कल मेरे ख्याल में ज्वाइंट चीफ का भी एक बयान आया है जो उन्होंने कहा कि जी आप न्यूक्लियर की जो बात करना ये नाजायज बात है, ये बड़े मजबूत हाथों में है, ठीक है। तो इसके ऊपर हमारी बड़ी सिक्योरिटी वो करती है। अभी अगर हमारे फौजी लोग जो हैं, ये जो पता नहीं क्या लालच है इनको, अगर यही आके ऐसी बातें फौज के खिलाफ करेंगे, वो जी आपने इलेक्शन, फौज कौन होती है इलेक्शन कराने वाली? फौज क्या आप फौज से डिमांड क्या कर रहे हैं इलेक्शन करवाने के लिए? एंड हु द हेल आर यू कि आप इलेक्शन में इलेक्शन होना सर जो बातें कर रही है तो आगे बात ये मादरत से ये फरमा दे कि इमरान खान साहब इतने सीना तान के ये कह रहे हैं कि फौज तबाह हो जाएगी, पाकिस्तान के 3 टुकड़े हो जाएंगे, तो सर ये इतनी डील क्यों दी जा रही है, इतनी डील क्यों दी जा रही है? मैं थोड़ा सा टाइम लूंगा आपसे, मुझे 2 मिनट आप देंगे थोड़ा। प्लीज सर। बात यह है कि सम और द अदर जी कुछ चंद सालों से ये हो रहा है कि पाकिस्तान के जितने भी मतलब इदारे, लोग जो काम करने वाले लोग हैं, अभी कल साहब बात कर रहे थे इसहाक डार की, देखें बड़ा वर्सटाइल आदमी है फाइनेंस में इस वक्त। आप अगर उसको फाइनेंस का गुरु कहेंगे पाकिस्तान के लिए, अभी वो आदमी आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते जी। पाकिस्तान के टैलेंट को जो जाया किया जा रहा है, जो बदनाम किया जा रहा है, वो थ्रू पीटीआई किया जा रहा है। आप देखें, मैं छोटी सी मोटी सी मिसाल दूं, आप एक आदमी अच्छी गाड़ी देखें, राह चलता है बच्चा कहेगा जी ये चोर है, ये हरामखोर कमाई करता है। कोई बड़ा घर देख ले, आप कहेंगे ये चोर है, ये डाकू है। इज इट, क्या ये ऐसे ही मुल्क के अंदर ये करप्शन या कोई दाएं बाएं? मैं तो अगर मेरे से पूछे ना तो सर इसका कसूरवार कौन है? हमारा इसका कसूरवार कौन है? इशू सर इसका कसूरवार कौन है सर? इसमें कसूरवार जो लोग इस पाकिस्तान को चलने नहीं देना चाहते। मैं अभी तो ये सिलसिला कहीं जाकर रुक पाएगा सर? बात करता हूँ, ये सिलसिला कहीं जाकर रुक पाएगा सर? ये सिलसिला कहीं जाकर रुक पाएगा? आपका चैनल अगर बर्दाश्त कर सकता है तो ये सारे ये आपके जो बाहर जो लोग हैं, आप नजर मारिए कौन है जी? ये जिसने जाके यूके एम्बेसी में झगड़ा किया था, ये कौन है जी? आपको पता है ना? जी सर। ये चीकू साहब जो जहांगीर शहजादा क्या नाम है, ये कौन बंदा है? ये इनके अगर ये खुद नहीं है तो इनके तल्लुकात किधर है? सर बात खुद नहीं है तो इमरान खान साहब की तरफ आ जाते हैं। इमरान खान साहब को इतनी डील क्यों दी गई है सर? आपकी थोड़ा वॉल्यूम कम हो गया है सर मैं कह रहा हूँ इमरान खान साहब को इतनी डील क्यों दी जा रही है? इमरान खान को डील दी है, हमारे जो हमारे पाकिस्तान में जो पावर स्ट्रक्चर था, वो जब उसको वीक किया गया, ऊपर वीक लोग लाए गए, ठीक है ना। और मैं तो ऐलान कहता हूँ कि ये जो बाजवा साहब से पहले भी जो था चीफ था, वो वीक आदमी था। वो जिस आर्मी चीफ के काबू में कोर कमांडर ना हो तो वो क्या फिर कमांड करेगा? चले सर, ये जरा बातें थोड़ी सी बालातर हो जाएंगी। मैं समझता हूँ कि हम जो सियासी नुक्ते नजर के ऊपर ही रहते हैं, क्योंकि ये फिर ओवरसीज पाकिस्तानी पता है आपको फिर बड़े मासूम से होते हैं, तो मासूम लोगों के साथ जो है ना बातें वो मासूमाना ही रखनी चाहिए। तो सर मेरा लास्ट बातें बस वो ये है
कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमने अपने इदारों को जो पनपने नहीं दिया, जो अपने अपना काम नहीं किया, आइन के मुताबिक नहीं चले, और जब भी कोई छोटा घर हो, छोटी ऑर्गेनाइजेशन हो, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो, मुल्क हो या दुनिया हो, जब अपना अपना काम नहीं करेंगे तो बीच में घुसपैठिए आ जाएंगे। वो घुसपैठिए फिर अपना एजेंडा चलाएंगे, क्योंकि जो आपका मजबूत सिस्टम है वो आगे नहीं चलेगा और बीच में उसको वीक होगा किसी भी रीजन से, इकोनॉमी की रीजन हो जाए, कोई साजिश की रीजन हो जाए, कोई हम अपना काम सही ना करते हो, ठीक है, तो फिर अंदर कुछ घुसपैठी आ जाता है जो निजाम को चलने नहीं देते। ठीक हो गया सर, वीक करते हैं इस किस्म के बयानिए बना के। सर आपका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह किसी दिन आपके साथ 1-to-1 प्रोग्राम करेंगे, खुल के जरा बातें करेंगे। आपके साथ भी हमारे एक ऑफिसर बैठे हैं, तो सर जरा अगर आप ज्यादा बात करें उनसे भी जरा सवाल करने। सर अस्सलाम वालेकुम सर वेलकम। कर्नल साहब ने तो आज बड़ी रौनक लगा दी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपका बहुत शुक्रिया। सर ये फरमा दें कि ये जो मैं वही सवाल आपसे भी करूंगा जो मैंने कर्नल साहब से किया था, जो जिसका भी इन्होंने भी मौकफ दिया है कि इमरान खान साहब की हमायत में जो फौज के रिटायर ऑफिसर आ गए हैं सामने, तो आप किस नजर से देख रहे हैं सर? छोटी सी मैं बात करूंगा। बात ये है कि आपने इनकी वेबसाइट देखी है, पाकिस्तान एक्स सर्विसेज, इनकी वेबसाइट देखी है आपने? जी सर, जी बिल्कुल सर, मैंने वो पूरा देखा जी। ओके, कल ये सब लोग, आपको भी पता होगा, ये सब लोग कल कानून की बातें कर रहे थे, ठीक है जी, कानून की बातें कर रहे थे। इनकी वेबसाइट पे लिखा हुआ है जो उसका ऑब्जेक्टिव है कि जी ये लोगों की रिहैब के लिए है। जो बेचारे हम जैसे लोग रिटायर हो जाते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम आती है, मेडिकल की आती है, एजुकेशन, हमारे बच्चों की एजुकेशन की आती है, ये तंजीम उस चीज के लिए बनाई गई थी। इट्स अ नॉन गवर्नमेंट, नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। जो कानून की बातें कर रहे हैं वो तो इसके मैनिफेस्टो से हट गए हैं। देन वो इसका नाम इस्तेमाल करने के काबिल नहीं है। समझने वाली बात है। जब मैं अपने कवायद से, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के कवायद से हट गया हूं तो फिर मैं क्यों इस्तेमाल कर? बिल्कुल, इसका मतलब है कि 2 नंबरी तो नहीं हो रही है। बिल्कुल, 2 नंबरी बहुत ही गलत लफ्ज है, लेकिन ये गलती नहीं होनी चाहिए। और नहीं होनी चाहिए। अगर जिस तरह जनरल टिक्का खान थे, जिस तरह जनरल कयूम सिद्दीकी हैं जी नजीब भट्ट साहब हमारे साथ इस वक्त कर्नल राजा वसीम साहब रिटायर ब्रिगेडियर लोधी साहब थे और कुछ हमारे ऑफिसर रहनुमा थे। नेट डिस्कनेक्ट हो गया, बात उनकी कंप्लीट। जी सर। सर जिस तरह बाकी जनरल ऑफिसर्स भी इलेक्शंस में आते रहे हैं, तो वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के उस पे आए हैं, प्लेटफॉर्म पे आए हैं। किसी ने भी आज तक इस फोरम को इस्तेमाल नहीं किया। इस फोरम को बदनाम करने के मुतरादिफ है मेरे नजदीक कि जिस काम के लिए ये है, इसको उसी काम के लिए रहना चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा सर, ये आप माशाल्लाह पाकिस्तान में मौजूद हैं, तो आपको क्या लगता है जो ये एक तरफ इमरान खान साहब ये कहते हैं कि न्यूट्रल रहना चाहिए और दूसरी तरफ ये कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट को कि ये सादक और अमीन के मतलब मीर जाफर और मीर सादक के नामों से और जानवर के नामों से पुकारा जा रहा है, तो आप किस नजर से देख रहे हैं इमरान खान साहब ये कौन सी सियासत कर रहे हैं सर? सर बात ये है कि वो बंदा जिसके आगे दीवार आ गई है, जिसको आगे कोई रास्ता नहीं सुझाई दे रहा, वो अभी यू टर्न भी नहीं कर सकता, उसको समझ ही नहीं आ रही, फ्रस्ट्रेट हो गया है। जो उसके साथ निकलने वाले लोग थे वो भी पीछे होते जा रहे हैं जी। जो वो उम्मीद कर रहा था कि पंजाब से कोई बहुत बड़ा ग्रो आएगा और इसकी मदद करेगा, वो कुछ हुआ नहीं है। तो ये जो है, ये एक उस बंदे की वो लाचारगी दिखा रहा है। वो फंस गया हुआ है, वो फंस गया हुआ है अपनी बातों पे, ठीक है जी। और वो जो एक्सपेक्ट कर रहा था, उम्मीद कर रहा था, वो हुई नहीं है। मैं आपसे ये बात कहूंगा, बहैसियत पाकिस्तानी, बहैसियत पाकिस्तानी, कोई भी पार्टी आए, कोई भी आए, मुल्क चलना चाहिए। और हमें बिल्कुल चाहिए। देखें, हम सब पाकिस्तानी हैं, ये पाकिस्तान है तो हम हैं। बेशक बेशक। हम सबको दोबारा बैठ के एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। वी हैव टू रीड्रॉ आवर लिमिट्स।
इसको कोई गलत समझ ले, कोई सही समझ ले, लेकिन तमाम लोगों को बैठना पड़ेगा। तो आपको लगता है कि कहीं हम नतीजे पर पहुंचेंगे सर, कहीं बैठेंगे मिलकर बुजुर्ग जितने भी हैं पाकिस्तान में? जो अगर आपको याद हो, जो ये शहबाज शरीफ साहब ने कोई 3-4 महीने पहले एक बात की थी कि जी अगर हम इलेक्शन जीते तो हम मखलूत हुकूमत बनाएंगे मास वाय पीटीआई के लोगों के, ऐसी बात हुई थी। तो मैं समझता हूँ कि नून या पीपल पार्टी जो बड़ी जमातें हैं वो इस नतीजे पे पहुंच गई हैं कि हमें इकट्ठे बैठ के इस मुल्क को पहले आगे लेके जाएं। ये मुल्क रहेगा तो सियासत चलेगी। बिल्कुल। और हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है उससे भी गुजारिश है कि वो एक दफा बैठ जाएं, इकट्ठे बैठे, इस मुल्क को आगे लेके चलें। हम अभी मुतहम्मिल नहीं हो सकते नुकसानात के। आज हम जो फेस कर रहे हैं इसमें हम सबका कसूर है। बिल्कुल ऐसी है सर, लेकिन यहाँ एक थोड़ा सा इजाफा कीजिए प्लीज जरा। माशाल्लाह सर, ये फरमा दे कि अभी इस वक्त जो सूरत हाल पैदा हो चुकी है, कराची के एक एमएनए हैं पीटीआई के, वो ये फरमा रहे हैं कि अगर इमरान खान का बाल भी बेंका हुआ तो मैं सबसे पहले खुदकुशी बम धमाका करूंगा। ठीक है, ऐसे हजारों लाखों लोग जो है तैयार बैठे हुए हैं। दूसरी तरफ इमरान खान साहब कह रहे हैं फौजियों की फैमिलियां भी वहां आएंगी। तीसरी तरफ इमरान खान साहब ये कह रहे हैं, वो उनको जानवर कह रहे हैं, न्यूट्रल कह रहे हैं, ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं। तो ये समझ से बाहर है सारी चीजें सर। ये मुल्क के साथ ये कौन करवा रहा है, क्या हो रहा है? और वाकई जो आपकी जो कोर कमांडर है, वो एक होती है कमेटी, उसके अंदर जो है वो भी टुकड़े हो चुकी है। क्या वाकई कोई खुदा ना खास्ता ऐसा हो चुका है सर मसला? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। और दूसरी जो बात आपने पहले बात की कि जी वो एमएनए साहब हैं कराची के, आज उनका वो मैं ट्विटर पे देख रहा था, उन्होंने कहा जी मैंने कोई ऐसी बात नहीं की थी, मैंने किसी और पे में बात की थी। जो भी है अल्लाह बेहतर जानता है कि वो क्या कहना चाह रहे थे और क्या अगलों ने समझा। दूसरी बात ये है कि कोई भी हमारी जो फौज है इसमें तमाम लोग पाकिस्तान के लोग जी। और फौज में जो हमारी फौज जो है हमें उसकी इज्जत करनी चाहिए। वो हमारे लिए पैरा देती है, हमारे लिए लड़ती है, ठीक है जी। लेकिन जो चंद अनासिर हैं वो बेशक आपकी ब्यूरोक्रेसी में है, वो सियासत में है, वो कहीं भी है, वो एक आम माशरे का हिस्सा होता है जी। वो आप किसी को भी वो नहीं कर सकते। वो फिर आग लगाने वाले तो फिर होते हैं ना जी। हमारे घरों में तो कहते हैं, वो कई जगह पे आपके घरों में भी ऐसे लोग मौजूद होते हैं, बहन भाइयों में, जो एक ऐसी चुल्ली छोड़ देता है। तो अल्लाह ताला खैर करे। तो आपको कहने का मकसद है कि हर जगह जो है, हर अदारे के अंदर जो है आग लगाने वाले मौजूद हैं। तो जब तक वो मौजूद रहेंगे तब तक जरी बात है, फिर मुल्क कैसे आगे चलेगा सर? तो इस मुल्क को उन लोगों से पाक कैसे किया जा सकता है? उनसे पाक आपको अपने आप को देखें। कॉन्स्टिट्यूशन, आपको कॉन्स्टिट्यूशन जो कहते थे कि जी ये कागज है इसको फेंक देंगे, उसी कॉन्स्टिट्यूशन के तहत सब लोग उसके पर्क्स प्रिविलेजेस एंजॉय कर रहे हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करेंगे हम सब ठीक हो जाएंगे। मुश्किलात तो सर करवाएगा कौन? करवाएगा कौन? करेगा कौन और करवाएगा कौन? अवाम कराएगी सर। अवाम तो हमारी देख लें आज अवाम का क्या हाल है। इमरान खान साहब एक जलसे की कॉल देते हैं तो लाखों लोग वहां इकट्ठे हो जाते हैं। मौलाना फजलुर रहमान कॉल देते हैं, लाखों लोग वहां हो जाते हैं। लब्बाइक वाले कॉल देते हैं तो लाखों लोग वहां इकट्ठे हो जाते हैं। अवाम एक जगह होगी तो करेगी ना सर। सर ये फर्क है ना शहबाज शरीफ में, फजलुर रहमान और पीपल पार्टी और इमरान में, कि उनको फिर शर्म और हया आ जाती है, उनको फिर पाकिस्तान का दरेग आ जाता है, उसको पाकिस्तान की इज्जत का ख्याल आ जाता है कि वो कोई बात नहीं करते। लेकिन नियाजी अपनी जान के लिए, अपनी सीट के लिए, वो कहते हैं ना बिल्ली अपने बच्चों को मार देती है, उसकी हालत वो है। वो तो अपने बच्चों को भी मार दे, उसके बच्चे इधर नहीं है, उसकी बीवी ने अच्छा किया हुआ, जमायमा ने बच्चे उधर रखे हुए हैं, वो तो अपने बच्चों को भी कुर्बान कर देगा इस काम के लिए। ये जो बातें कर रहा है ना, वो इस तरह की बातें कर रहा है। वो हमारी बिल्कुल ऐसी करेगी। तो सर आपको क्या लगता है इमरान खान की जान को खतरा है इस वक्त? आप किस नजर से देख रहे हैं बतौर पाकिस्तानी? पता नहीं जान किसको कहता है। जान किसको कहता है, बिल्कुल ऐसी है सर। बात ही खत्म हो जाती है यहाँ, जान किसको कहता है। तो जान इतनी ज्यादा, हम किसका नाम लें? किसका नाम ले? बिल्कुल ऐसे। सर आपका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ताला किसी दिन कर्नल साहब से गुजारिश करके आपसे टाइम लेंगे। बड़ा मजा है आपसे। बल्कि नाजरीन इस वक्त ओवरसीज पाकिस्तानी बहुत से कमेंट्स कर रहे हैं कि सारे फौजी आज ही इकट्ठे कर लीजिए,
सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी। सलामत रहिए जी, पाकिस्तानी है पहले जी जी सर, थैंक यू। नजीब भट्ट साहब आपका भी बहुत शुक्रिया सर, आपने एक फिक्र कहने की मुझे इजाजत है फिर प्लीज। जी सर प्लीज सर। देखें, मैं अपने तमाम फौजी भाइयों का बड़ा मशकूर हूँ कि उन्होंने आपके प्रोग्राम में हिस्सा लिया और मैं उनकी इस बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि रहबर मशीयत जनाब इसहाक डार साहब जो है उनमें अहलियत भी है, काबिलियत भी है, सलाहियत भी है और उनका नाम ही कामयाबी की जमानत है, कामयाबी की अलामत है कि वो पाकिस्तान की इकानमी को बेहतर डगर पे डाल सकते हैं। जनाब अल्लाह करे जी, अल्लाह करे जी, अल्लाह ताला उनको मौका दोबारा दे और वो कर सकें जी। बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज जी। अल्लाह हाफिज जी। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आपने देखा, उम्मीद करते हैं जिस तरह लोग नीचे कमेंट्स कर रहे हैं मुख्तलिफ फेसबुक पेजेस पर, आपको पसंद आया होगा। आज हमारे साथ कुछ नए मेहमान भी शामिल होंगे और बड़ी अहम गुफ्तगू उन्होंने किया। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। कल यूरोप के 7 बजे, पाकिस्तान के रात 10 बजे आपके साथ मुलाकात होगी। हमारे साथ मुस्लिम लीग नून के एक MNA और मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा हैं, वो कल हमारे साथ होंगे। ओवरसीज पाकिस्तानियों की भी नुमाइंदगी करते हैं। इंशाल्लाह ताला कल भी उनके साथ यही सवालात उठाएंगे कि मुस्लिम लीग नून महंगाई के ऊपर बात करेंगे जो अवाम का इस वक्त मसला है। आप सबसे गुजारिश है कि यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, इस पेज को लाइक और शेयर करें ताकि आने वाले मेहमानों का मैसेज जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।